जो मैक्सिमम रेंज की हम लोगों ने डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में, वो उसका उसको समराइज करना चाहेंगे। एक्चुअली समराइज करने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिवली भी एक तरीका है, एक ऑब्जेक्टिव तरीका है मैक्सिमम रेंज को फाइंड आउट करने का प्रोजेक्टाइल्स के केसेस में। प्रोजेक्टाइल के केस में मैक्सिमम रेंज की कंडीशंस को डिराइव करने का एक आसान सा तरीका है ऑब्जेक्टिवली। तो वो एक बार देख लो कैसे करना होगा। ठीक है। तो कुछ आइडिया है, देखो क्या मतलब है इसका। पांडे जी कोई आइडिया है? सर अभी याद नहीं आ रहा किस बारे में। चलो उससे बच्चे। अच्छा थोड़ा सा म्यूट करेंगे यार, एक्चुअली डिस्टरबेंस आ रही है तो म्यूट कर रहे हैं। नहीं, ये हम लोग ये कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम रेंज के पिछले क्लासेस में सब्जेक्टिवली हम लोगों ने सॉल्व किया था कि मैक्सिमम रेंज कैसे आती है, बट आज हम उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली ये कहना चाह रहे हैं कि दो बातें आप हमेशा फुलफिल करो, आपको कंडीशन मैक्सिमम रेंज की मिल जाएगी। मतलब एक ऑब्जेक्टिव तरीका अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव तरीका इसका ये है, नॉन सब्जेक्टिव अप्रोच जिसको कह सकते हो, कि नंबर वन, रेंज जो होगी वो मैक्सिमम तब होगी, रेंज मैक्सिमम करने की जो कंडीशंस हैं। देखो आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में क्या कहते हो कि 45 डिग्री एंगल वाला केस कहते हो। नॉर्मल केस में ये कहते हैं कि अगर हम बॉडी को थ्रो करेंगे और ये एंगल 45 डिग्री रखेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज का केस बनता है। यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये मैक्सिमम रेंज वाला केस आता है। लेकिन हम लोगों ने ये भी कहा था कि प्रोजेक्टाइल जो होता है वो पैराबोला है, और पैराबोला अपने वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिकल कंडीशंस पे आता है। तो ये जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अबाउट लेफ्ट और राइट साइड पर सिमेट्री बनती है। तो सिमेट्री की वजह से अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर इसको थ्रो करेंगे मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन करने के लिए, तो जब वो वापस लैंड करेगा तो फिर से उसका एंगल जो बनेगा लैंड करते वक्त उसका एंगल, क्योंकि सिमेट्री की वजह से जितना डिस्टेंस आपका इस तरफ है उतना ही डिस्टेंस इस तरफ भी है। तो बाय सिमेट्री अगर इधर 45 डिग्री एंगल पर बनेगा तो वापस भी वो उसी 45 डिग्री के एंगल पर वापस आता है। और इसी को हम अपना ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कह रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है, इनके बीच का अगर एंगल देखा जाए कि ये कितने एंगल पर है, अगर एंगल बिटवीन दिस वेलोसिटी u एंड दिस वेलोसिटी v चेक करा जाएगा कि इन दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल लाइन से 45 डिग्री ऊपर की तरफ है, हॉरिजेंटल लाइन से 45 डिग्री ऊपर की तरफ, और ये जो फाइनल वेलोसिटी v है वापस जब लैंड किया है तो ये हॉरिजेंटल से 45 डिग्री नीचे की तरफ आ रही है। तो इट इज 45 अबव हॉरिजेंटल, सेकंड वन 45 बिलो हॉरिजेंटल है। तो अगर हमें इस u वेक्टर और v वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा तो ये क्लियरली u वेक्टर परपेंडिकुलर है यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर के। u एंड v आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो यही कंडीशन फुलफिल करेंगे आप। ये कंडीशन अगर हम फुलफिल कर दें कि u वेलोसिटी और v वेलोसिटी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, अगर वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव तरीका हो जाएगा रेंज को मैक्सिमाइज करने की कंडीशंस में। और ये यहीं पर नहीं, ये यहीं पर नहीं, वो हाइट वाले केस में भी होता है। हाइट वाले केस में अगर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट वाला केस है, मैं भी आपको समझाता हूँ कैसे होगा। देखो कि अगर ये h हाइट से हम लोग किसी पार्टिकल को थ्रो करें विथ स्पीड u एट एंगल थीटा, तो ये वाला प्रोजेक्टाइल भी यहाँ से वापस नीचे की तरफ ऐसे आएगा, इसके पास फाइनल वेलोसिटी v होगी। तो ये जो r है इसको मैक्सिमम करने की जो कंडीशन होगी, ये r अगर मैक्सिमम चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर चाहते हैं कि मैक्सिमम हो, तो इसके लिए भी आपको यही काम करना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी और ये जो फाइनल वेलोसिटी है इनको एक्सटेंड करो,
इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों को एक्सटेंड करने पर इनके बीच का जो एंगल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए हमेशा 90 डिग्री का एंगल। मतलब ये एक कॉमन रिजल्ट है, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है और यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, हाइट वाले केस में भी एप्लीकेबल है। बट ये 90 डिग्री सिर्फ तब करना, मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल u और v के बीच में तब करोगे आप जब आपसे ये क्वेश्चन में कहा जाए कि ये जो हॉरिजेंटल रेंज है ये मैक्सिमम है इस टाइम पर। मतलब एक नॉर्मल रेंज है तब ये एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये मैक्सिमम रेंज है, न्यूमेरिकल में ऐसा कहा गया है, तो उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री ही रहेगा, चाहे आप ये वाला प्रोजेक्टाइल के केस लिखो, चाहे हाइट वाले प्रोजेक्टाइल की केस की बात करो आप, दोनों ही केसेस में ये आएगा ये 90 डिग्री। और एक और बात देखो समझाते भी, अगर ये 90 डिग्री है ना, तो ये आराम से आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो वेलोसिटी फाइनल वाली है उसका हॉरिजेंटल से जो एंगल बनेगा, एंगल विथ हॉरिजेंटल, है ना, आप आराम से देखो, अगर ये थीटा एंगल है, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये 90 बन रहा है यहाँ पर 90 और ये थीटा, तो फिर आप ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, तो फिर ये एंगल बन गया 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट। मैं करके दिखा रहा हूँ बट हालांकि आप तो खुद कर सकते थे। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये एंगल भी 90 माइनस थीटा, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से कहने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी का ये एंगल 90 माइनस थीटा है। अब एक चीज तुम्हें और बताते देखो, इस पॉइंट पर टॉप पॉइंट की बात करें, अगर प्रोजेक्टाइल जब अपने टॉप पॉइंट पर है, देखो इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे वो समझो। प्रोजेक्टाइल जब अपने टॉप पॉइंट पर है, और आप लोगों से ये मेथड डिस्कस करा जा सकता है क्योंकि हम लोग 11th क्लास ऑलरेडी पास कर चुके हूँ। तो प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसके पास यहाँ पर ना एक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी mgh, बिकॉज h हाइट पर है, प्लस उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि उसको हम लोगों ने कुछ स्पीड प्रोवाइड की है, हाफ एम यू स्क्वायर होगी। और वो प्रोजेक्टाइल जब बॉटम पॉइंट पर आ जाएगा ग्राउंड पे, जब ग्राउंड के ऊपर आ गया तो यहाँ पर कहा जाएगा कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी इसके लिए हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। और हम लोगों ने चैप्टर के बिगिनिंग में ये कहा था कि हम जो प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस को अवॉइड किया गया है, रेजिस्टेंस को हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया हुआ है। और जब रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के अंदर ये प्रिंसिपल बताया जाता है कि अगर आप रेजिस्टेंस को हटा देते हो, कंसिडर नहीं करते हो, तो रेजिस्टेंस की एब्सेंस में टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व की जा सकती है। यानी कि जितनी टोटल एनर्जी आपकी इसके हाईएस्ट पॉइंट पर है, यानी कि mgh प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, और टोटल एनर्जी जो उसका बॉटम पॉइंट पर है 0 पोटेंशियल एनर्जी और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉलो करेंगे तो यहाँ से मेरे को डायरेक्टली v की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसको एक बार आप खुद भी करके देखना, वेलोसिटी मतलब स्पीड जो आएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh बाय एनर्जी कंजर्वेशन। क्लास 11th में एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन नहीं किए होंगे, वो रीजन उसका ये था कि क्लास 11th के चैप्टर का सीक्वेंस जो है उसमें एनर्जी वाला कंसेप्ट बाद में आता है, प्रोजेक्टाइल का चैप्टर पहले आ जाता है। बट अभी क्योंकि 12th पास के हिसाब से बात कर रहे हैं तो 12th पास के हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम प्रोजेक्टाइल में उसको यूज कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए। और ये ज्यादा आसान है, मतलब सिंपल मेथड पड़ता है वेलोसिटी निकालने के लिए, एनर्जी का यूज कर ले ज्यादा इजी होगा। अब इसके बाद में यार एक और कंसेप्ट है, देखो हम लोगों ने एक और कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो करते हैं, वो ये कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है अगर हम उसके कंपोनेंट्स करें, अगर हम कंपोनेंट करें इनिशियल वेलोसिटी के, जो इनिशियल वेलोसिटी है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है मुझे u cos थीटा
क्योंकि ये u और थीटा एंगल है, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा आपको यहाँ पर u साइन थीटा। और अगर हम कंपोनेंट करें फाइनल वेलोसिटी के, कंपोनेंट्स ऑफ द v वेक्टर यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ वाली वेलोसिटी है, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे? देखो, ये जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर ये यहाँ से 90 माइनस थीटा एंगल बना रही, तो ऑब्वियसली वर्टिकल साइड से ये थीटा एंगल होगा। इस वेलोसिटी v का वर्टिकल साइड से यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, और अगर यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा तो फिर v cos थीटा इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, और v sin थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। प्रोजेक्टाइल की एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताई जाती है, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हो कि इनिशियल वेलोसिटी और बाद वाली जो वेलोसिटी है, उन दोनों में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और u sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। सिमिलरली v cos थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट, v sin थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये भी कहा जाता है ना प्रोजेक्टाइल के अंदर कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनिशियल मूवमेंट पर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी फाइनल मूवमेंट पर, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ये दोनों वैल्यूज बराबर मिलती है हमेशा। यानी कि u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। प्रोजेक्टाइल की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में से आता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली और फाइनली बराबर मिलना चाहिए आपको। अब एक काम करो, ये वाली v की वैल्यू, ये वाले v की वैल्यू यहाँ पर लेके आएंगे। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल, हाँ पांडे सही बोल रहे हो, ये v की वैल्यू लाओ यहाँ पर, मतलब v की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये जो पूरा टर्म है ना, ये टर्म यहाँ पर v की तरफ लाओगे, और जब इसको आप लाओगे तो आपको एक रिजल्ट ये मिलेगा tan थीटा इक्वल टू, अपने नोटबुक में करके देखना, tan थीटा इक्वल टू u डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस 2gh। एक बार अपने आप करके देखिएगा, tan थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस u अपॉन अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। और इसी को हम कह रहे हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, क्राइटेरिया फॉर द मैक्सिमम रेंज। और मैं आपको ना पुराना नोट्स दिखा दूं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया है ना, पिछली क्लासेस में, वो देखो एक बार। तो पिछली क्लासेस में भी हम लोगों ने आपको एक बार याद दिलाए, वो नोट देखो सामने, कि मैक्सिमम रेंज प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये तो 45 डिग्री वाला था, लेकिन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट जो प्रीवियस क्लास में जब डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो हमने उसको एक सब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू सॉल्व किया था। उसमें हम लोगों ने पहले ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखी थी, फिर ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में हम लोगों ने उसको रियल रूट्स की कंडीशन लगाई थी, और वहां से मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन किया था, और फिर मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन करने के बाद हमको जाकर के एंड में ये आंसर मिला था कि tan थीटा अगर u अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा, तो इस कंडीशन के ऊपर मैक्सिमम रेंज आएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैक्सिमम रेंज आएगी। बट उसको प्रूफ करने का तरीका हमारा ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और काफी मतलब सब्जेक्टिव तरीके से गए थे उसको, और सेम रिजल्ट, जो रिजल्ट यहाँ पर प्रीवियस क्लास में आया था वही रिजल्ट यहाँ पर आज ला रहे हो, सेम रिजल्ट यहाँ पर ला रहे हो, बट एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, उसी को हम एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिवली भी इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये तब मैक्सिमम होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज तब मैक्सिमम होती है जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री के एंगल पर रहे। वो इस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए भी सही है, और इस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए भी आंसर सही होगा आपका, दोनों के लिए आंसर सही है। फर्क सिर्फ इतना होता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल सिमेट्री की वजह से बराबर हैं, क्योंकि ये जो वर्टेक्स लाइन है ना, वर्टेक्स के दोनों तरफ सिमेट्रिकल कंडीशंस हैं, और दोनों का सम 90 डिग्री होना है, और ये दोनों बराबर बराबर होने हैं, तो इसलिए हर एक एंगल 45 डिग्री के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर है,
यहाँ कहीं प्रोजेक्टाइल का वर्टेक्स है, तो जहां पर प्रोजेक्टाइल का वर्टेक्स है उससे लैंडिंग पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पर है और वर्टेक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल से लॉन्चिंग पॉइंट कम डिस्टेंस पर है। तो सिमेट्री नहीं है यहाँ पर। सिमेट्री नहीं होने की वजह से यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल अलग अलग आएंगे, लेकिन टोटल अभी भी 90 डिग्री आएगा। टोटल अभी भी 90 होगा, बट एंगल्स ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के होंगे, इसीलिए 45 डिग्री इस केस में आंसर नहीं आ पाएगा, कुछ अलग आंसर होगा। इनफैक्ट 45 डिग्री से कम ही आंसर आएगा, क्योंकि जो tan थीटा आपको मिलेगा यहाँ से, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है न्यूमिनेटर से। यहाँ पर u है और यहाँ पर u स्क्वायर प्लस 2gh है, तो ये पूरा रेशियो हमेशा 1 से कम आएगा, ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब थीटा जो होगा वो हमेशा लेस देन 45 डिग्री ही मिलेगा आपको ऑलवेज। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल थीटा की वैल्यू हमेशा ही 45 डिग्री से कम होगी। अब एग्जैक्टली कितनी होगी, 45 से कम पर एग्जैक्ट कितना होगा, तो एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए आपको h पता होना चाहिए और u पता होना चाहिए, तब जाकर के आप कहोगे कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर मिलेगी, कौन से एंगल पर मिलेगी। ठीक है, ये दो कंडीशंस। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव पेपर के टाइम पर मतलब हो सकता है कि आपको ये सब मेथड जो है टाइम सेव कर जाए और मेरा आंसर जल्दी मिल जाए मुझे, पॉसिबिलिटी है। जितने ज्यादा कंसेप्ट आपके माइंड में रहेंगे, क्वेश्चंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है और स्पीड भी होगी अच्छी। इसके अलावा ना मैक्सिमम रेंज का एक और कंडीशन है, एक और प्रॉपर्टी है मैक्सिमम रेंज की, वो बता दें आपको। मैक्सिमम रेंज की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है देखो। मैक्सिमम रेंज is obtained when direction of initial velocity when the direction of initial velocity u is bisector of angular bisector होना चाहिए, angular word अलग से लिख दे रहे हैं, is the angular bisector of line of range and the line of acceleration। अभी मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। ये इसके बाइसेक्टर पे होना चाहिए, देखो कैसे। जो हॉरिजेंटल वाला केस है, हॉरिजेंटल वाला है उसको देखो पहले। अगर हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल से थ्रो करें, यू वेलोसिटी इधर थ्रो करें और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल करके वापस यहाँ पर आ जाए, तो ये हमने यहाँ पर लॉन्च किया था इसको, ये हमारा लॉन्चिंग पॉइंट है, ये उसका लैंडिंग पॉइंट है। तो ये रेंज है, मतलब इसको हम कहेंगे कि ये हमारे लिए लाइन ऑफ रेंज। और लाइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से है जी, जिसको आप कहोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन की जो लाइन है वो एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहेंगे कि दिस इज लाइन ऑफ एक्सेलरेशन। अब इन दोनों लाइनों को बाइसेक्ट करता हुआ यू जाए, तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है देखो। इन दोनों लाइनों के बीच में, लाइन ऑफ एक्सेलरेशन और लाइन ऑफ रेंज, एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, तो दैट मीन्स इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब u इज बाइसेक्टर, 90 डिग्री को बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पर कितना एंगल बनाएंगे, तो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो एंगल बनाओगे ऑब्वियसली 45 डिग्री, और इसीलिए कहते हैं कि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगी। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, इन सब का मैथमेटिकल प्रूफ भी है, बट अभी आपके लिए तो ट्रिक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, इंक्लाइंड प्लेन वाले को देखो, है ना, क्योंकि अभी क्या होता है स्टूडेंट्स को इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला याद करना पड़ता है। इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हम ये कहें कि ये अल्फा एंगल है और उसके बॉटम से एक पार्टिकल को हम लोगों ने थ्रो किया, बॉटम से,
और ये एंगल थीटा है मान लो, एंगल थीटा इंक्लाइंड प्लेन के साथ है, और ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से बना, और अब आपको कंडीशन निकालनी है कि एंगल थीटा कितना हो सो दैट कि ये रेंज मैक्सिमम बन जाए। इस रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए एंगल थीटा कितना होगा ये फाइंड करना है मेरे को। तो देखो भाई, इसमें लाइन ऑफ एक्सेलरेशन मतलब लाइन ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल एक लाइन आप वर्टिकल बनाओ, ये लाइन ऑफ एक्सेलरेशन है बिकॉज एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। और प्रोजेक्टाइल का लॉन्चिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट के हिसाब से ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये उसका लाइन ऑफ रेंज है, रेंज जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आएगी इसमें। तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल, लाइन ऑफ एक्सेलरेशन और लाइन ऑफ रेंज, इनके बीच का एंगल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर। तो अगर ये अल्फा एंगल है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एंगल 90 माइनस अल्फा नहीं होगा। और जो ये इनिशियल वेलोसिटी है ये इसको बाइसेक्ट कर दे, तो जो ये इनिशियल वेलोसिटी u है ये क्या करे, उस 90 माइनस अल्फा एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं, उसको हाफ हाफ एंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 90 माइनस अल्फा का जब बाइसेक्ट करोगे, उसको बराबर डिवाइड करोगे, तो इसका मतलब ये जो एंगल थीटा है ये होना चाहिए हाफ ऑफ 90 माइनस अल्फा। अगर ये एंगल हाफ ऑफ 90 माइनस अल्फा हुआ तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम रेंज कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गई। इस पर रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो आपको मैं पिछले क्लास से समझाता हूँ, प्रीवियस क्लास में भी देखो ये प्रूफ किया गया है, मैक्सिमम रेंज ऑन इनक्लाइंड प्लेन, ठीक है, पिछले क्लास में। बट तब हम लोगों ने एंगल थीटा जो लिया था, पिछली क्लास में जो एंगल थीटा मैंने चूज किया था वो हॉरिजेंटल से चूज किया था, पिछली क्लास में एंगल थीटा को मैंने हॉरिजेंटल से चूज किया था। और ये कहा है कि थीटा जब 45 प्लस अल्फा बाई 2 होगा, 45 प्लस अल्फा बाई 2, तब मैक्सिमम रेंज आएगी। तो आप जरा देखो, इसको एनालाइज करो दोनों रिजल्ट्स को। ये एंगल बन रहा है हाफ ऑफ 90 माइनस अल्फा। तो अगर मैं हॉरिजेंटल से एंगल चेक करूं कितना बनेगा, देखो आप, अगर आप एंगल
ठीक है, देखो यार थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था वो। ठीक है, देखो अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके बाद देखो भी। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल बनेगा, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल से एंगल पूरा चेक करें तो अल्फा एंगल यहाँ से यहाँ तक का, और प्लस उसके आगे का एंगल हाफ 90 माइनस अल्फा, यानी कि ये पूरी टोटल वैल्यू बनेगी 45 प्लस अल्फा बाय 2। तो रिजल्ट सेम है। ये रिजल्ट आप देखो, पिछली बार हम लोगों ने सब्जेक्टिवली किया था कि रेंज के फॉर्मूले को डिराइव किया, फिर हम लोगों ने इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको 1 के बराबर किया, और ये सब कुछ करके हमको आंसर मिला 45 प्लस अल्फा बाय 2 एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये रिजल्ट अब लर्न कैसे करोगे ना, उसका तरीका मैंने बता दिया। लर्निंग के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव तरीका आ चुका है कि आपको कुछ नहीं करना है, उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको लाइन ऑफ एक्सेलरेशन और लाइन ऑफ रेंज, ठीक है, के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको जस्ट बाइसेक्ट कर दो, उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दो आप, और जिस एंगल पर ये बाइसेक्टर बनेगा उसी एंगल के करस्पॉन्डिंग रेंज मैक्सिमम कर सकते हो आप डायरेक्टली। ये ऑब्जेक्टिव तरीके हैं सब, ठीक है। ये मेथड जो है वो ऑब्जेक्टिव है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप निश्चिंत रहो। मैक्सिमम रेंज का आर्टिकल हम लोग आराम से डील कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, मैक्सिमम रेंज का। देखो जैसे अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा ना, इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में लेते हैं हम। जैसे मान लो आपसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि एक एग्जांपल ये है कि इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री के एंगल पर, और हमें यहाँ से थ्रो करना है, मतलब जो पॉइंट ऑफ थ्रो है वो उसके टॉप पॉइंट पर है। तो पॉइंट ऑफ थ्रो ऊपर है। अब आप बताओ किस एंगल पर थ्रो करें, यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल से थ्रो किया जाए ताकि वो मैक्सिमम रेंज कंडीशन फुलफिल कर दे वो, है ना। पॉइंट ऑफ थ्रो यहाँ पर है और उसकी इनिशियल स्पीड u 10 मीटर पर सेकंड मान लो गिवन है। तो एंगल क्या होना चाहिए, मतलब लॉन्चिंग एंगल क्या होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम रेंज, ये बताना है आपको। व्हाट शुड बी द लॉन्च एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज, ये क्वेश्चन है। तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा अगर हम सब्जेक्टिवली करेंगे, यार बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। सब्जेक्टिवली बहुत टाइम लगना है मेरे को। ऑब्जेक्टिवली कैसे करेंगे इसको, ऑब्जेक्टिवली आराम से कैसे किया जा सकता है, देखो हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन बनाई। तो ये तो लाइन ऑफ, हाँ जी सर, लाइन ऑफ एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि लाइन ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन हो गई। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन देख रहे हैं हम, इंक्लाइंड प्लेन, यही लाइन ऑफ रेंज है। ये इंक्लाइंड प्लेन लाइन ऑफ कैपिटल आर यानी रेंज। तो अब आप ये एंगल पता करो कितना है, ये एंगल कितना बनेगा। अब ये सब एंगल तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से। अगर यहाँ पर 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, आप आराम से देख सकते हो, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल बनेगा 120 डिग्री, ये टोटल एंगल आ जाएगा यहाँ पर आपका 120 डिग्री। अब जस्ट आप इस 120 को बाइसेक्ट कर दो। 120 को बाइसेक्ट करता हुआ पार्टिकल अगर थ्रो किया जाए, यानी कि हम लोग जो इनिशियल वेलोसिटी दें u, वो इस 120 के बाइसेक्टर यानी कि इंक्लाइंड प्लेन से 60 डिग्री एंगल पर, इंक्लाइंड प्लेन से 60 डिग्री एंगल पर आप थ्रो करें। नाउ ये एनसीओर हो चुका है कि ये जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम आएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिवली आप वो एंगल पता लगा सकते हो जिस एंगल पर मैक्सिमम रेंज हमें मिलेगा, वो चाहे इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन हो, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो, दोनों केसेस में। ठीक है, अब देखो अगला आर्टिकल। ये मैक्सिमम रेंज को ऑब्जेक्टिवली डील करने के लिए बता दिया आपको अभी। ठीक है, नाउ रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद प्रोजेक्टाइल में आपको मैक्सिमम, कभी कभी ना प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स में वेलोसिटी कैलकुलेट करने को आती है, तो वो देख लो कैसे हो जाएगा, मतलब कुछ एग्जांपल्स उसके भी देख ले। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी
इन ए प्रोजेक्टाइल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, इसको देखो, प्रोजेक्टाइल वगैरह की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए, दो बातें सुनिएगा, दो बातें इसमें कौन सी है ना कि अगर हम लोगों ने किसी प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से लॉन्च किया और थीटा एंगल पर लॉन्च किया है, स्पीड यू और थीटा, तो क्या कंडीशन लगाएंगे इसमें जानते हो, कि अगर ये लॉन्च जहां पर भी आपने इसको लॉन्च किया है, कुछ टाइम बाद ये प्रोजेक्टाइल अपने लॉन्चिंग पॉइंट से एच हाइट ऊपर है, कुछ टाइम बाद ये अपने लॉन्चिंग पॉइंट से एच हाइट ऊपर है, तो इस टाइम पर इसके अंदर क्या स्पीड होगी, ये क्वेश्चन में है, कितनी स्पीड होगी, और इस टाइम वो कितने एंगल पर ट्रेवल कर रहा होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। मतलब ये एंगल, जो भी इसको बीटा नाम दे दें अगर, ये दो चीजें आपको बतानी है। मतलब आपका आंसर जो होना चाहिए ना, वो हाइट के फॉर्म में होना चाहिए। सो फर्स्ट केस हम कंसिडर कर रहे हैं एट अ गिवन हाइट, मतलब न्यूमेरिकल में ये हाइट गिवन होगी आपको। एट अ गिवन हाइट का मतलब न्यूमेरिकल में यू गिवन है, थीटा गिवन है और एच गिवन है, ये सब गिवन है। तो गिवन डेटा में यू है, थीटा है, एच है, ऑब्वियसली जी है, और फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड में वी और बीटा, कि यहाँ पर क्या स्पीड होगी और यहाँ पर क्या एंगल होगा। तो ये आसानी से कर सकते हैं। देखो, अब आप लोग को बता दें जल्दी जल्दी में ये सब चीजें कैसे होंगी। जहां पर हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी, जिस न्यूमेरिकल में हाइट इन्वॉल्व है, वहां पर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करो। एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी, वो आप कंजर्व कर दो। तो उससे हमको एक रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी जब उसको लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्चिंग करते वक्त क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर है, तो एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी जीरो इक्वल टू, जब वो हाइट पर आ चुका है तो हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। दैट्स ऑल। इससे आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वी की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। मैं रिजल्ट याद करने के लिए नहीं कह रहा, आपको इस प्रोसेस को याद रखना है कि स्पीड निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन एक तरीका होगा, एक मेथड होगा, और उस मेथड से हम लोग न्यूमेरिकल के बीच में कभी भी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करते वक्त अगर हम प्रोजेक्टाइल की स्पीड को किसी भी हाइट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी हाइट के ऊपर, कि इस हाइट पर क्या स्पीड होगी, तो स्पीड एट अ हाइट आप चाहो तो रिजल्ट याद कर लो, बट उसकी जगह पर मेरा सजेशन ये होगा कि स्पीड एट अ हाइट को आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से न्यूमेरिकल के बीच में ही निकाल लेना। पहले से कोई फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ये तो जस्ट एक लिख दिया गया है आपके लिए कि ये रिजल्ट आ रहा है, बट इसको याद नहीं करना आपको। सिंपली आप माइंड में बिठाओ एनर्जी कंजर्वेशन। और दूसरा कंसेप्ट, वो एंगल निकालने के लिए, सेकंड कंसेप्ट कि वो एंगल कैसे निकलेगा। तो एंगल निकालने के लिए आप प्रोजेक्टाइल के इस फीचर को यूज करोगे, दैट हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वो हमेशा ही अनचेंज रहता है प्रोजेक्टाइल के केस में, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आती है। एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट हॉरिजेंटल साइड पर नहीं होता। एक्सेलरेशन यहाँ ग्रेविटी की वजह से होती है, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल साइड पे होगी, तो इसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजेंटल साइड की तरफ नहीं मिलेगा आपको, जिसके बेसिस पर ये कहा जाता है कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर है वो अनचेंज होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगा, मतलब ये स्टेटमेंट हेल्प करता है टू फाइंड डायरेक्शन पार्ट, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन करके आपको क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ से आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और उसकी डायरेक्शन हम इस स्टेटमेंट से निकाल देंगे। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट करेंगे तो वो u cos थीटा,
और हाइट पे जाने के बाद जो वेलोसिटी v आई है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे तो वो v cos बीटा, और इनको इक्वेट करना है। और उसमें जो v है, ये v, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप एनर्जी वाला मेथड यूज कर लो, वो ये आंसर है। तो यहाँ से जब इसको लेकर के आएंगे v की वैल्यू को, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको ना फॉर्मूला मान करके ना याद मत करना कि बैठ करके याद करने चले गए, याद करने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ ये रियलाइज कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हाइट अगर आपको गिवन है तो बड़े आराम से हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी तरीके से हम वहां पर एंगल बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर किसी ने कहा कि एक प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने हाइट से थ्रो किया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम हाइट 10 मीटर पर सेकंड है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से हम लोगों ने इसको हॉरिजेंटली फेंका है, हॉरिजेंटल थ्रो है, इट इज थ्रोन हॉरिजेंटल। और ये जो हाइट है ये 10 मीटर की है, 10 मीटर की हाइट से और 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो ये प्रोजेक्टाइल जो है वापस ऐसे करके आएगा। और क्वेश्चन ये है फाइनल स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर फाइनल स्पीड एंड प्लस ये एंगल बीटा कितना होगा, ये क्वेश्चन है मान लो आपका, ठीक है। तो ये अब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में एक बार करके देखो। तो अब इसमें क्या प्रोसेस लगाओगे, देखो प्रोसेस क्या है, सोल्यूशन पार्ट इसका कैसे होगा। सबसे पहले फास्ट करना, मेथड आपका फास्ट होना चाहिए, एनर्जी। अब ये आप लोग खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, बिकॉज कि जहां से लॉन्च किया गया इनिशियल पॉइंट यहाँ पर एनर्जी जब लिखेंगे, एनर्जी एट दिस इनिशियल पॉइंट, तो वो हो जाएगी हाफ, जो भी इसका मास m मान लें, और 10 स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर, और 10 मीटर हाइट है उसकी, तो m g को भी 10 मान रहे हैं, और हाइट 10 एनर्जी। जब ग्राउंड पर आ गए तो हाफ m v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0, दैट्स ऑल। अब ये m सारे कैंसिल कर जाएंगे, m की कोई जरूरत होगी नहीं, एक्चुअली ये मास जो है वो कैंसिल आउट कर जाएगा इसमें से, और आराम से आप कैलकुलेट करोगे तो v की जो वैल्यू बनेगी ना, इजीली कैलकुलेट होकर के v की वैल्यू अदर्स 10√3 आएगा। v जो होगा वो 10√3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सीधा सीधा। सॉरी, सही है ना, 10√3 आएगा। भाई इतना आसान सा क्वेश्चन है, मैं आप तुमको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि ये सब देखने में लगता है डिफिकल्ट, लेकिन जब न्यूमेरिकल करने बैठ जाते हो तो आपको वही चीजें आसान लगने लगती हैं। तो एनर्जी का मेथड फॉलो करो और प्रोजेक्टाइल को सिंपल रखो, क्यों उसको डिफिकल्ट बनाए हम। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है, इसके बाद वाला स्टेप, क्योंकि एंगल भी तो निकालना है ना, वो एंगल कितना होगा। तो ये पता लगाने के लिए जो ये वाली वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट और बाद वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल थ्रो है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्टली 10 होगा, इसके अंदर कोई वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी में कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना इनिशियल वेलोसिटी का, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 10 मीटर पर सेकंड, और बाद वाली जो वेलोसिटी v है जिसकी वैल्यू 10√3 आई है, तो 10√3 और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में cos बीटा, तो 10√3 इंटू कॉस बीटा, बस इनको इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से बीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/√3, दैट्स ऑल। ये दोनों आंसर्स आ गए कि v और बीटा। तो ये स्टेटमेंट, एक एनर्जी का कंसेप्ट और दूसरा प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इक्वेट करना होता है इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करना होगा। बस ये दो कंसेप्ट लगाओ और न्यूमेरिकल्स होते जाएंगे। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको एक बात और समझ में आ गई, इस न्यूमेरिकल को करते वक्त एक चीज और समझ में आ गई कि यहाँ पर मास वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया, m का फैक्टर कैंसिल हो गया। इसका मतलब चाहे ये लाइट पार्टिकल हो, चाहे ये हैवी पार्टिकल हो, किसी भी तरीके का पार्टिकल हो,
अगर इसको 10 मीटर पर सेकंड से हम लोगों ने थ्रो किया है तो फाइनल स्पीड 10√3 ही आएगी। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ये समझ आ जाएगा कि फाइनल स्पीड जो होगी वो पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर लाइट पार्टिकल रहेगा तो भी यही आंसर आना है और हैवी पार्टिकल रहेगा तो भी यही आंसर आना है, क्योंकि वर्किंग के अंदर वर्किंग में m वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। तो m की वैल्यू कुछ भी रहे, आंसर बार बार आपको 10√3 मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। दिस फाइनल स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और इनफैक्ट ये मास का ही इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर यही 10 मीटर पर सेकंड किसी एंगल पर थ्रो करते, अभी तो हम लोगों ने इसको हॉरिजेंटल थ्रो किया है, अगर हॉरिजेंटल की बजाय किसी एंगल पर थ्रो करते करके देखो क्या फर्क पड़ जाएगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ थ्रो किस तरीके से मैटर करता है। क्या डायरेक्शन ऑफ थ्रो मैटर करता है न्यूमेरिकल्स के बीच में, या फिर डायरेक्शन ऑफ थ्रो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तो वो चेक करते हैं, डायरेक्शन ऑफ थ्रो से हमारे आंसर में क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। हाँ सर, अगर हम उसको उसी 10 मीटर पर सेकंड से किसी और डायरेक्शन में थ्रो करें, 10 मीटर पर सेकंड से किसी और डायरेक्शन में थ्रो करें, मान लो 30 डिग्री ऊपर की तरफ, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री ऊपर की तरफ 10 मीटर की हाइट से, तो डायरेक्शन ऑफ थ्रो पर फाइनल स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा वो चेक करो। यहाँ पर फाइनल स्पीड v अब कितनी आएगी और ये एंगल बीटा अब कितना आएगा, ये देखो। तो जिन लोगों ने किया है, हाँ जी सहर्ष पांडे सही है, बाकी लोग बताएं कि क्या डायरेक्शन ऑफ थ्रो इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में क्या फर्क है। देखो दोनों एग्जांपल में, इसमें हॉरिजेंटली थ्रो किया जा रहा है, इसमें किसी एंगल पर थ्रो किया जा रहा है, दोनों ही में 10 मीटर की हाइट से थ्रो किया जा रहा है। तो यहाँ की तो फाइनल स्पीड हम लोगों ने भी कैलकुलेट की कि 10√3 आई है। इस न्यूमेरिकल में देखो जरा, इधर वाले न्यूमेरिकल में फाइनल स्पीड कितनी आएगी, क्या ये भी 10√3 आएगी या कुछ अलग आंसर आएगी। तो जब यहाँ पर एनर्जी लिखोगे ना आप, तो एनर्जी तो हाफ m(u²), वैसे भी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हाँ फराज सही है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपको उतनी ही मिलेगी, चाहे आप उसको हॉरिजेंटल थ्रो करो चाहे किसी और डायरेक्शन में थ्रो करो। एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि डायरेक्शन चेंज करने पर उसका आंसर बदल जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है। प्लस प्लस mgh, तो m(g)h इक्वल टू, फाइनल अगर v स्पीड है तो हाफ उसका मास m(v²), फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बाद में 0 हो जाएगी। हाँ, इससे सॉल्व करके पहले जब v निकालेंगे तो v अभी भी आपका 10√3 आएगा, 10√3 मीटर पर सेकेंड। बीटा फर्क पड़ेगा, बीटा पे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब जो आपका फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड उसका इनिशियल स्पीड के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। फाइनल स्पीड इंडिपेंडेंट है ऑफ डायरेक्शन ऑफ थ्रो। हाँ जी सर ठीक है, बट ये बीटा कैसे निकालेंगे ना, बीटा के लिए, तो बीटा के लिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकंड का देखे ना, अगर 10 मीटर पर सेकंड की हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इधर वाली कंपोनेंट, तो वो 10 cos 30 होगा, और बाद वाली वेलोसिटी v का हॉरिजेंटल कंपोनेंट v cos बीटा होगा। इनको इक्वेट करा जाएगा और v की वैल्यू लाएंगे यहाँ पर 10√3, तो इसको सॉल्व करके बीटा 60 डिग्री आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो एंगल बीटा, इसका मतलब ये है कि जो फाइनल वेलोसिटी का एंगल है, दैट मींस की डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी वो
ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि इनिशियल वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन था, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी डायरेक्शन ऑफ थ्रो, किस तरफ आपने बॉडी को थ्रो किया है वो डिसाइड करेगी कि फाइनल वेलोसिटी किस एंगल पर आनी है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड कितनी आनी है उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिगिनिंग में हम लोगों ने कितने एंगल पर उसको थ्रो किया है। किसी भी एंगल पर आप थ्रो करोगे फाइनली आपको 10√3 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा, फाइनली 10√3 मीटर पर सेकंड ही आंसर आएगा। हाँ, लेकिन फाइनली कितने एंगल पर स्ट्राइक करेंगे, कितने एंगल पर जा करके ग्राउंड को टच करेंगे, तो वो एंगल ऑब्वियसली इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप स्टार्टिंग में कितने एंगल से बॉडी को थ्रो करते हो। इनिशियल एंगल पर क्या है उसके अकॉर्डिंग बाद वाला एंगल डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, सो अब ये दो कंसेप्ट आप समझ गए। हाइट वाला कंसेप्ट, ये हाइट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टाइल की स्पीड निकालने में हम लोग एनर्जी मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, एनर्जी मेथड को प्रेफर करिए और हाइट के करस्पॉन्डिंग स्पीड निकालना काफी आसान टॉपिक है, मतलब काफी इजी पड़ेगा आपको। अब दूसरा कंसेप्ट आता है टाइम के अकॉर्डिंग। दो बातें होती हैं, या तो हाइट या तो टाइम। मतलब ये जो हम लोगों ने आर्टिकल किया ना कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, तो ये तो है कि एट अ गिवन हाइट। अब हम बात करेंगे आपसे एट अ गिवन टाइम। न्यूमेरिकल्स में अगर हमें टाइम की वैल्यू दी जाए और ये कहा जाए कि इतने टाइम के बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी, तो हाइट और टाइम दो बेसिक बातें हैं, हाइट और टाइम। कैसे होगा देखो इसको, हाइट वाला आपको बता दिया, अब टाइम वाला कैसे करना है देखते हैं। टाइम वाला हम किस तरीके से करेंगे वो देखो देखो। अब इसमें दो तीन तरीके हैं, मेथड इसमें दो तीन हैं। अब ये अपनी अपनी लाइकिंग के ऊपर है, अपने अपने कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर है कि हमें कौन सा मेथड अच्छा लगेगा, बट इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। तो मैं जिस तरीके को प्रेफर करता हूं वो हम वेक्टर का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो एट अ गिवन टाइम में मैंने क्या बोला आपसे कि बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं इसके, मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व। तो एक मेथड मैं आपको दिखा देता हूं जो ये बुक्स में नहीं है, तो हो सकता है आप इसको फॉलो करो या ना करो, और ये मर्जी आपकी है, अगर अच्छा लगे तो करना और नहीं तो फिर एक और मेथड बता देंगे। फर्स्ट मेथड, उसके अंदर मैं ये यूज करूंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ये यूज करेंगे, वेक्टर वाला कंसेप्ट। कैसे, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, लॉ तो ये था ना कि ए वेक्टर है और उसकी हेड से अगर आप बी वेक्टर प्लॉट करो तो फिर ये जो वेक्टर बनता है इसको हम लोग ए प्लस बी का नाम देते हैं। तो यही लॉ यूज करेंगे। कैसे देखो, हम सबको पता है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी यूज करेंगे। सो हम कह देंगे कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटी इनटू टी। तो अगर देखा जाए तो ये एक वेक्टर है, u जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मेरे लिए वेक्टर 1 हो जाएगा, पहला वेक्टर। और g इंटू टी करने के बाद हमको दूसरा वेक्टर बन जाएगा, ये हो गया दूसरा वेक्टर। और इन दोनों वेक्टर के बीच में प्लस कर रहे हो आपने कि आप रिजल्टेंट, तो दो वेक्टर को ऐड कर दे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल करके देखो, आपको ना न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, देख लेना, हो सकता है ये मेथड सही लगे तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। बट लगेगा सही, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सही लगेगा, अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा तो ये चीज सही आती है। मान लेते हैं ना कि ये कुछ 80 मीटर की हाइट से एक बॉडी को हम लोगों ने थ्रो किया और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में।
आप किसी ने कहा कि बताओ इसकी वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी ये बताइए। 2 सेकंड, तो यही आर्टिकल हो गया एट अ गिवन टाइम। एट अ गिवन टाइम, 2 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी, कि वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कितनी होगी। तो मेरा कहना है कि हम इसको कैसे करेंगे ना, आपको ये दो वेक्टर प्लॉट करने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाला वेक्टर देखो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वेक्टर किस तरफ होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड है हॉरिजेंटल। तो हमने क्या किया, एक हॉरिजेंटल वेक्टर बनाया, हॉरिजेंटल वेक्टर 10 मीटर पर सेकंड, ये मेरा यू वाला वेक्टर हो गया। प्लस, और प्लस के लिए आप ये लॉ ध्यान रखना है, ट्रायंगल लॉ। अब g इंटू टी, तो ग्रेविटी को अगर हम 10 माने, 10, तो 10 इंटू और टाइम 2, तो 10 इंटू 2 यानी कि 20। तो सेकंड वाला वेक्टर आपका 20 है, 20। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, सेकंड वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी। तो फर्स्ट वेक्टर तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि थ्रो किस तरफ किया जा रहा है। पहला वेक्टर तो थ्रो के अकॉर्डिंग आएगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, लेकिन दूसरा वेक्टर तो हमेशा वर्टिकल रहेगा ना। वो सेकंड वेक्टर तो आपके थ्रो करने के अकॉर्डिंग नहीं है, ग्रेविटी की डायरेक्शन तो हम चेंज करेंगे नहीं, ये वेक्टर तो हमेशा वर्टिकल रहना है। सो हम क्या करेंगे, g इंटू 10 यानी कि 10 इंटू 2, 20, 20 मैग्नीट्यूड का, 20 मैग्नीट्यूड का एक वर्टिकल वेक्टर बनाएंगे और उसको ऐड कर दें यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक डाउनवर्ड वेक्टर बनाया जिसकी वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड हुई। और अब ये रिजल्टेंट लाओ, ये रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है यही वेलोसिटी v है, ये v है। अब आप मेरे ख्याल से इसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं कि v कितना आएगा, इतना आप अपने आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, पाइथागोरस थ्योरम से ये आराम से निकाला जा सकता है कि वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी होगी। तो ये थ्रू पाइथागोरस थ्योरम 10√5 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद की ये स्पीड हो गई, ये स्पीड आ गई, स्पीड एट 2 सेकंड्स। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों बातें बतानी पड़ती है ना, डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ से निकाल लो आप, ये एंगल देख लो कितना है। अगर इसको कोई भी एक एंगल बीटा मान ले तो इसी ट्राइंगल से tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम द सेम ट्राइंगल tan बीटा, tan बीटा विल बी 20 डिवाइडेड बाई 10, 2, यानी कि बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 विथ हॉरिजेंटल, यानी कि बिलो हॉरिजेंटल, ये लिखना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर हमको इस फिगर में दिखाना हो ना, इस क्वेश्चन में, तो हम ये कहेंगे कि जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो 2 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल हवा में कहीं पर होगा और 2 सेकंड के बाद वो जहां पर भी होगा, 2 सेकंड के बाद वो प्रोजेक्टाइल जहां पर भी होगा उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10√5 मीटर पर सेकंड होगा। और उस टाइम पर वो हॉरिजेंटल से अगर बीटा एंगल पर होगा तो वो बीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2 है, ये। तो ये सिर्फ एक ट्रायंगल बनाने की देर है, जहां पर जैसे ही आपका ये ट्रायंगल बनेगा आप आराम से स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो और उस स्पीड का, उस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। दोनों बातें बड़े आसानी से निकाली जा सकती हैं अगर ये मेथड आपके समझ आ जाए तो, कि ट्रायंगल लॉ का यूज करना आ जाए कि दो वेक्टर मुझे ऐड करने हैं और उसमें भी एक वेक्टर हमेशा वर्टिकल रहेगा, दूसरा वेक्टर न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें रीड करना पड़ता है कि स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन में हम लोगों ने इसे थ्रो किया है, इनिशियली कौन सी डायरेक्शन में थ्रो किया है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो
एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। अब एक और एग्जांपल देखो, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से, कि अगर हम लोग 10 मीटर की हाइट लें और उसको 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो करें, हम लोगों ने उसके थ्रो इनिशियल डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, और फिर आपसे कहा जाए कि फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, ये है कि 2 सेकेंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, अब आप वर्किंग समझ जाओ। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है ये प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट मैं फिर से रिपीट कर दूं, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये कंसेप्ट है। तो पहले u प्लॉट करते हैं, ठीक है, पहले u प्लॉट करते हैं। तो u प्लॉट किया 10 मीटर पर सेकेंड, ये u वेक्टर हो गया, ठीक है, u वेक्टर। उसमें हम लोगों ने gt ऐड किया, यानी कि 20 ऐड किया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने gt ऐड किया यानी कि 20। तो हम लोगों ने एक 20 का वेक्टर ऐड कर दिया, मतलब ये वैल्यू g इंटू टी की हो गई, और ये हमारा रिजल्टेंट है। तो ये हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा इसमें। फर्स्ट टाइम लगता जरूर है कि यार ये मेथड सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे सही काम करेगा। ये जो 10 मीटर पर सेकंड है, ये हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल पर है, ये एंगल 30 है। तो मेरे ख्याल से ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना एंगल बनेगा। अगर ये 30 है, आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करके ले जाओ, है ना, तो ये 30, ये 90, तो हाँ जी वरुण एक मिनट, ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल तो आराम से कहा जा सकता है कि 60 डिग्री होगा, होगा ना, ये एंगल 60 डिग्री। यानी कि ये दो वेक्टर जो है, इसमें ये 60 डिग्री और ये 20, है ना। अब आप v कैसे निकालोगे मुझे बताओ। तो जितना मेरे को पता है ट्रायंगल्स में कोसाइन रूल, ये भी अभी लग रहा है कि हमें बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली टाइम लगेगा नहीं, ये सब मेंटली होता रहेगा। कोसाइन रूल में कॉस 60 डिग्री जब निकालेंगे ना, कोसाइन रूल कॉस 60 डिग्री, तो ये इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 20, किसी ट्रायंगल का कोसाइन रूल। तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें एक तरफ 10 है, एक तरफ 20 है, एक तरफ v है। अब आप देख लो v कितना आएगा इसके हिसाब से। खत्म हो गया क्वेश्चन, इसके बाद कुछ रह ही नहीं गया, v आ जाएगा आपका आंसर में। चेक कर लीजिए v की वैल्यू क्या बन रही है। v की वैल्यू क्या बन रही है ये चेक कर लो। सैर्स वैसे भी कर सकते हैं, हाँ 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी आ जाएगा। कोसाइन रूल वैसे मेरा सजेशन ये है कि ट्राइंगल्स में साइन रूल और कोसाइन रूल आप याद रखें, बट ठीक है। कितना बन रहा है भाई इसमें v, तो बताओ आंसर बताओ, v कितना आ रहा है इसके हिसाब से। 10√3, हाँ 10√3 मीटर पर सेकेंड। और इस वेलोसिटी का एंगल कितना बनेगा यार, ये बीटा एंगल, ये वेलोसिटी हॉरिजेंटल लाइन से कितने एंगल पर होगी, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उस हॉरिजेंटल से फाइनल वेलोसिटी कितने एंगल पर होगी। तो इसमें आप वो वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं करता है, वो कंसेप्ट भी लगा सकते हो। तो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, ये कंपोनेंट ये कंसेप्ट भी लगा सकते हो आप। कैसे लगाओगे, 10 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी थी इनिशियली, उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, मतलब जो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। वरुण कुछ भी कर सकते हो, सॉल्व करने में बहुत सारे तरीके हैं।
ये इसलिए इस पे मत सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, आप अपना मेथड लगाओ, आपको जो भी समझ में आए। मैं तो कह रहा हूँ हम लोग को, देखो मैं एज अ टीचर आपको ये सब बातें बार बार याद दिलाते रहेंगे कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज होता है। हम लोगों पे मत जाओ, हम लोगों के मेथड पे नहीं, आपको अपना मेथड समझना है। ये तो हमारा मेथड है। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 10 cos 30, और बाद वाली वेलोसिटी v जिसकी वैल्यू 10√3 आई है, और वो अगर बीटा एंगल पर है तो कॉस बीटा कर देंगे। अब इससे देख लो बीटा कितना आ जाता है, इससे एंगल बीटा की वैल्यू क्या बनती है वो चेक कर लो, 60 डिग्री आएगा। वैसे एंगल बीटा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे की तरफ है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे की तरफ। कैसे भी करो भाई, आप जैसे मर्जी करना चाहो वैसे करो, तरीके बहुत सारे हैं। आप ट्रायंगल से करना चाहो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के करना चाहो, जैसे भी करना चाहो, वो चॉइस आपकी है। मेथड्स बहुत हैं, सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मतलब बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ये। उसमें ये कहा जाता है कि एक बॉडी को हम लोगों ने यहाँ से थ्रो किया, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है जी, 20 मीटर पर सेकंड से इसको हम लोगों ने थ्रो किया, और मतलब इसको यू मान लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बाद में आएगी, और ये कोई एंगल थीटा है। क्वेश्चन ये कहते हैं कि कितने टाइम बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, वेलोसिटी विल बिकम velocity will become perpendicular to the initial velocity। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि इस प्रोजेक्टाइल में कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के 90 डिग्री एंगल पर होगी। मतलब अगर इनिशियली ये इस तरफ है और हम सबको पता है कि ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ ऐसे आएगा, तो यहाँ कहीं पर जब वो नीचे आ रहा होगा तो यहाँ कहीं पर उसकी जो वेलोसिटी होगी, यहाँ कहीं पर इसकी वेलोसिटी, वो इस इनिशियल वेलोसिटी वाली डायरेक्शन के साथ, मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पर हो जाए। ये क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटी विल बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है ये, और कुछ टाइम बाद वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, तो ये एंगल 90 डिग्री पर है। मतलब ये जो लाइन डॉटेड लाइन है और ये जो डॉटेड लाइन है, इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड करने पर, इन दोनों लाइनों को जब एक्सटेंड करें तो 90 डिग्री का एंगल बने, ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं। उसके लिए टाइम कितना होगा। तो मैं, प्रैक्टिस की बात है यार, देखो प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ आने लगेगा। देखो मैं अभी भी उसी मेथड को फॉलो कर रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू द इनिशियल वेलोसिटी u प्लस gt। मैं अभी भी इसी मेथड को फॉलो करूंगा। ठीक है, मैं अभी भी उसी मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंगल पर, तो ये u हो गया थीटा एंगल पर, उसमें हम लोगों ने g इंटू टी ऐड कर दिया, तो ये g इंटू टी मैंने ऐड कर दिया उसमें। समझ गए, ये u वेक्टर हो गया, ये g इंटू टी हो गया, ये दोनों ऐड हो गए। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के 90 डिग्री पर है, ये दोनों 90 डिग्री पर है। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। हमारा कंसेप्ट तो ये हो गया। अब न्यूमेरिकल के हिसाब से देख लो, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से ये वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच अगर 90 डिग्री एंगल है, तो फिर ये एंगल
90 माइनस थीटा कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये एंगल थीटा है। ये सब चीजें तो खुद देखी जा सकती हैं। अब इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर ये पूरा एंगल 90 डिग्री बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो एंगल थीटा है, ध्यान से देखना, जहां पर मैंने फिंगर रखी है, ये एंगल थीटा, इसका अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा, ये एंगल 90 है, फिर बोल रहा हूँ यार ये 90 डिग्री है, तो ये 90 होने का मतलब जीटी वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस है, जीटी वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो गई, और ये एंगल थीटा ले रहे हैं यहाँ पर, तो साइन ऑफ थीटा विल बी परपेंडिकुलर हो जाएगा यू ओवर द हाइपोटेन्यूस पार्ट विच इज जीटी, which means t equal to u divided by g sin थीटा। बस इतना आंसर आ गया इसका। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि टाइम शुड बी u डिवाइडेड बाय g sin थीटा। टाइम इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाय g sin थीटा इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रैक्टिस करने के ऊपर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये मेथड समझ आने लगेगा कि वेलोसिटी निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ वेक्टर को ऐड करने वाला जो है ना, वो काफी बेनिफिशियल लॉ है। बट क्योंकि हम लोग की प्रैक्टिस नहीं है पहले से, इसलिए पहली बार में ऐसा लगता है कि यार ये मेथड अच्छा नहीं है, कंपोनेंट वाला मेथड ही ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, कंपोनेंट्स करके भी हम लोग कर सकते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दे, उससे भी आंसर आ जाएगा। नहीं जी वरुण, अभी उससे आंसर कैसे आएगा? थीटा तो मैंने दिया ही नहीं है। थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे तब आंसर आएगा कोई। थीटा की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने दी नहीं है, तो आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ दो, u अपॉन जी साइन थीटा के फॉर्म में, क्योंकि थीटा यहाँ गिवन नहीं है। बट तरीका बता दिया कि तरीका ये होगा, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अभी एक और एग्जांपल देके दिखाते हैं, बस उसके बाद आप समझ जाना कि कैसे होना है ये चीज, मतलब जस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि कैसे कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बट ये अब आप अपने माइंड में बैठाओ कि ये जैसे कि ये कहा जाए कि हमने यहाँ से एक बॉडी को 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया एंगल 60 डिग्री पर, ये है। अब क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाट टाइम प्रोजेक्टाइल will be moving, after what time the projectile will be moving at 30 degree above horizontal। ये क्वेश्चन है, मान लो। also find speed at that time, also find speed at that time। तो कितने टाइम बाद ये हॉरिजेंटल से 30 डिग्री के एंगल पर चल रहा होगा, और यहाँ पर इसको हम लोगों ने थ्रो किया है, लॉन्च किया है। तो मैं अपने मेथड, इसी मेथड को फिर से एक बार दिखाता हूँ, मेरा इसी मेथड को कैसे करेंगे एक बार फिर से देख लो, सेम मेथड कैसे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप इनिशियल वेलोसिटी वाला वेक्टर बनाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी वाला वेक्टर यानी कि यू वेक्टर, जिसकी वैल्यू 20 है ना, 20 मीटर पर सेकंड जिसकी वैल्यू दी गई है, कितने एंगल पर है वो? तो वो है 60 डिग्री एंगल पर क्वेश्चन के हिसाब से। अब उसमें हम g इंटू टी एड कर देते हैं, g इंटू टी। तो g 10 है और टाइम तो पता नहीं है, तो ये 10 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा g इंटू टी हो गया। अब g इंटू टी एड करने के बाद, g इंटू टी जब ऐड कर दिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट है, ये हमारी रिजल्टेंट है, यानी कि ये वेलोसिटी v हो गई, u प्लस जी टी इक्वल टू वी। एंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से ये 30 डिग्री एंगल है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से, कि आफ्टर व्हाट टाइम द प्रोजेक्टाइल विल बी मूविंग एट 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो बाद वाली वेलोसिटी आएगी वो 30 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए।
ट्रायंगल पूरा हो गया। अब देखो कैसे होगा, यहाँ से काम हो गया मेरा, अब न्यूमेरिकल भी हो गया। कैसे? इस लाइन को आगे बढ़ाओ और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ को x मान लेते हैं और ये वर्टिकल लेंथ को y मान लेते हैं। बस अब न्यूमेरिकल हो गया। और आप समझ भी रहे होगे किस तरीके से न्यूमेरिकल हुआ है। ये जो एक्स वाई और 30 डिग्री वाला ट्रायंगल देख रहे हो, एक्स वाई और 30 डिग्री, एक्स वाला, वाई वाला और ये वी वाला, है ना। आपको आराम से एक चीज समझ में आ रही होगी, मैं लिख रहा हूँ बट आप देखना अपने आप समझ जाओगे कि जो वाई है वो एक्चुअल में वी साइन 30 है और जो एक्स है वो एक्चुअल में वी कॉस 30 है। ट्रिग्नोमेट्री से आप इस वाले ट्रायंगल में ना, जो ये समझ आ जाएगा वैसे खुद से भी। इस वाले ट्रायंगल में, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये आराम से आ जाएगा वाई और एक्स की वैल्यू। और फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल यूज कर लें, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री विल बी 10 इंटू टी प्लस ये y, यानी कि v साइन 30 डिवाइडेड बाय ये चीज, नीचे वाली चीज, यानी कि x, यानी कि v cos 30। इसको अपना इक्वेशन 1 कह दो। और उसी बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम, उसी बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम cos 60 डिग्री की बात करें, उसी बड़े वाले ट्रायंगल में, तो cos 60 डिग्री विल बी दिस बेस, यानी कि स्मॉल x, यानी कि v cos 30 बाय दिस हाइपोटेनियस 20। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों आंसर आ गए। सेकंड वाले से तुम्हें v मिल जाएगा, सेकंड वाले से v आ जाएगा, v, क्योंकि यहाँ सब कुछ नोन है, तो सेकंड इक्वेशन से v निकालो। फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन वैल्यू ऑफ v निकालो और वो v फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ले जाओ, तो जो टाइम t है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, अभी लग रहा है क्योंकि अभी हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। अदरवाइज इस मेथड को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कितने, ये किस तरीके से हमने किया है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है एक छोटे वाले ट्रायंगल में और उसके बाद एक बड़े वाले ट्रायंगल में, दो जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और दोनों ही आंसर्स आ गए कि वी भी कितना होगा और यहाँ से टाइम कितना होगा, दोनों आंसर। फायदा मेरे को सिर्फ ये दिखता है, मेरे को पर्सनली इसका बेनिफिट ये दिखता है कि मुझे फॉर्मूले लर्न करने से छुट्टी मिल जाती है। ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता कोई, ठीक है। बस एक दो वेक्टर को ऐड करना है और ट्रिग्नोमेट्री या फिर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल, कोसाइन रूल, और इनसे हम आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, बोलो जी, क्लियर हो गया पॉइंट, है ना। ठीक है, मेथड समझ में आ गया आपको कि मेथड, इस मेथड से आज की जो दोनों मेथड है, हाइट वाला और टाइम वाला, हाइट वाले में एनर्जी कंसेप्ट और टाइम वाले में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो बिना किसी और झंझट में जाए, और किसी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें उससे। वरुण जी, आंसर पता नहीं, मैंने रैंडम रैंडम डेटा चूज किया है, बट आंसर क्या आ रहा है देख लो। मैंने रैंडमली 10/√20 10 और √3/2 20/√3, मेरे ख्याल से v जो आ रहा है वो 20/√3 आ रहा है। v की वैल्यू 20/√3 आ रही है, v इक्वल्स टू 20/√3, और टाइम जो आएगा वो 2/√3। ठीक है, तो वो देख लेना कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, हाँ, चलो ये क्लास एंड कर रहे हैं अभी, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, चलो बाय बाय।